गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संगठन प्रक्रिया के चरण, स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और 5.6 पेज नंबर 165 ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठन प्रक्रिया में कुछ कदमों की श्रृंखला को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसमें संगठन संरचना के निर्माण करने में निर्णयन एवं कार्य निष्पादन में सहायता मिलती है, ठीक है। तभी संगठन का महत्व और उसके उद्देश्य पूर्ति में हमको सहायता मिलती है। दूसरी बात देखिएगा, हमने पिछले चैप्टर में भी नियोजन के आवश्यक कदम या फिर उनके चरण को भी हमने अध्ययन किया था, नियोजन। और अभी हम कर रहे हैं संगठन प्रक्रिया के चरण, है ना भाई। तो देखिएगा, इसमें होता है क्या, प्रत्येक कर्मचारी के कार्य एवं लक्ष्य को परिभाषित करना, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ है सहयोगपूर्ण तथा तालमेल के पूर्ण प्रयासों के लिए अधिकार, उत्तरदायित्व, संबंधों का निर्धारण करना। निर्णयन ढांचे की व्यवस्था करना, उचित संप्रेषण और कार्य प्रणाली का विकास करना ताकि उपक्रम के वांछित उद्देश्यों की पूर्ति अनुकूलतम कुशलता के साथ में हो सके, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि आवश्यक कदम या चरण कितने हैं, तो ये 6 स्टेप में हैं और जो कि महत्वपूर्ण है ना। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आवश्यक कदम या चरण में क्या चीज़ है, तो सबसे पहले आता है उद्देश्यों तथा कार्य विभाजन को परिभाषित करना। इसमें संगठन में, है ना भाई। पहले तो नियोजन हो चुकी है, नियोजन हो योजना बन चुकी है, योजना बनने के बाद उसमें लक्ष्य की पूर्ति करनी है, उद्देश्य है ना भाई। तो ऐसी स्थिति में संगठन ढांचे का सबसे पहला तथा महत्वपूर्ण चरण है और प्रमुख उद्देश्यों को सुस्पष्ट करने के लिए ढांचे के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सहायक उद्देश्यों को भी सुस्पष्ट किया जाना चाहिए। साथ ही कार्य विभाजन भी एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखते चलिएगा। देखिएगा, कार्य विभाजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कार्य करने में पुनरावृत्ति ना हो, काम का बोझ भी जो है सभी कर्मचारियों में विभाजित हो जाए और सभी व्यावसायिक क्रियाओं का विभाजन तथा उपविभाजन भिन्न भिन्न वर्गों में कर दिया जाना चाहिए। ऐसा विभाजन या उपविभाजन करने का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न भूमिकाओं में विशिष्टता प्राप्त करने का अवसर देता है। इससे कर्मचारी की कुशलता में भी वृद्धि होती। देखिएगा, तो योग्यता के अनुसार, अनुभव के अनुसार अगर कर्मचारियों को उनके श्रम में अगर विशिष्टीकरण करना है संगठन में, तो ऐसे में नए कर्मचारियों को भी अवसर प्राप्त होता है और अपने अनुभव और अपनी, है ना, योग्यता को भी परिभाषित करने का उचित प्रतिफल भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है क्रियाओं का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। क्रियाओं का कैसे सामूहिकीकरण होगा, देखिएगा, उपक्रम की क्रियाओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। समान क्रियाओं को एक ही वर्ग में बांटा जाता है और भिन्न भिन्न कार्य से संबंधित क्रियाओं को भिन्न भिन्न विभागों के अधीन कर दिया जाता है। जैसे उत्पादन से संबंधित को उत्पादन विभाग में शामिल करने आदि। प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न विभाग अपनी अपनी क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने योग्य होते हैं, ठीक है। देखिएगा, क्रियाओं का सामूहिकीकरण, देखिएगा, इस संगठन में अनेक विभाग होते हैं और अनेक विभाग अपने अपने कार्यों के अनुसार पूरे कार्य को विभागों के अतिरिक्त सौंपने का भी काम करते हैं ताकि कार्य जो है सरलतापूर्वक
संपन्न हो सकें। तीसरी चीज़ आती है कार्य निर्धारण या कार्य का आवंटन, डिटर्मिनेशंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ अलॉटिंग ऑफ वर्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिएगा, विभिन्न कर्मचारियों को कार्य निर्धारण अति आवश्यक है। जब एक बार विभागों का निर्माण कर दिया जाता है तो प्रत्येक कार्य एक व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया जाता है। इसके उपरांत विभिन्न कार्यों को प्रत्येक विभाग के सदस्यों में उनकी निपुणता तथा सक्षमता के आधार पर आवंटित कर दिया जाता है। एक व्यक्ति की योग्यता तथा कार्य की प्रकृति में सामंजस्य स्थापित करना प्रभावी निष्पादन के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, और इस कार्य बंटन में यह भी अति आवश्यक है कि सबसे अच्छा काम करने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त व्यक्ति का ही चुनाव किया जाए। विशेषज्ञों को विभिन्न विभागों का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। देखिए, संगठन में अनेक विभाग होते हैं, उत्पादन विभाग भी उसका एक उदाहरण हो सकता है। तो उत्पादन विभाग में अगर किसी को हम अध्यक्ष या हेड बनाते हैं तो वो उत्पादन विभाग जो है कच्ची सामग्री से लेकर पक्की सामग्री तक के कार्यों का वो देख रेख करेगा, है ना भाई। अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विभागों को अपने अपने कार्य को अनुसार सरलतापूर्वक स्थापित करना। चौथा आ जाता है अधिकार अंतरण या भर्रापण, वेरी इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये हर साल पूछा जाता है। अधिकार अंतरण या भर्रापण किसे कहते हैं? तो देखिएगा, केवल कार्य का आवंटन मात्र ही पर्याप्त नहीं होता। याद रखिए, केवल काम को हम बांट दिए वो पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक कर्मचारी को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसे किसमें आदेश प्राप्त करने हैं तथा वह किसके प्रति जवाबदेह है। इस प्रकार का स्पष्ट संबंध स्थापन कर्मचारियों को सौंपने ढांचा तैयार करने में सहायता करता है तथा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने में भी क्या होती है, सहायक होता है। एक व्यक्ति अपने कर्म का भली भांति निष्पादन तभी कर सकता है जब उसे अपने कार्य के संबंध में पर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं। मैंने आपको प्रबंध के एक ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके प्रबंध के एक स्टार्टिंग चैप्टर में बताया था, जहाँ पर कर्मचारियों का दायित्व दिखता है तो अपने आप ही वहाँ पर अधिकार भी जन्म ले लेती है, या जहाँ पर हम कर्मचारियों को अधिकार अगर देते हैं तो निश्चित रूप से उनमें निहित मात्रा में दायित्व भी जन्म ले लेते हैं। ठीक है ना भाई। तो देखिएगा, शीर्ष प्रबंध को अधिकार का अंतरण निम्न सार के प्रबंध को करना चाहिए। एक व्यक्ति अपने कार्य के प्रति जवाबदेह तभी माना जाए जब उसे इस संबंध में यथोचित अधिकार प्राप्त हो। उसे इस संबंध में, है ना, अधिकार तथा उत्तरदायित्व तो सदैव साथ साथ चलते हैं। याद रखिएगा, एक के बिना दूसरे की सार्थकता शून्य मानी जाती है। अधिकार अंतरण का अर्थ होता है, देखिएगा, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैडम, तो प्रिंसिपल मैडम पूरा कार्य कर सकेगी क्या? नहीं, प्रिंसिपल मैडम के पास हज़ारों काम है ना भाई। उनको प्रशासनिक कार्य देखना है, उनको वित्त कार्य देखना है ना, जितने भी मेंटेनेंस है स्कूल के उसको देखना है, जितनी भी रूपरेखाएं तैयार करनी है उनको ही देखना है। तो हम बोलेंगे कि नहीं पूरी 6 के 6 पीरियड मैडम पढ़ा दे, तो ये भी संभव नहीं, है ना भाई। तो ऐसे स्थिति में हमारे लिए सब के सब क्या करते हैं, अलग अलग विभाग तैयार करते हैं। कोई परीक्षा विभाग देखता है ना, कोई स्कॉलरशिप देखता है, तो कोई फॉर्म को देखता है, तो कोई फीस कलेक्शन में लगे रहते हैं। तो इससे क्या है, अधिकार का अंतरण होता है, यानी कर्मचारियों में अधिकारों का बंटवारा कर दिया जाता है। और निश्चित रूप से जहां अधिकार देते हैं कर्मचारियों को, तो कर्मचारी भी दायित्व को बिल्कुल मन लगा करके करते हैं। ये अधिकारों का अंतरण या भर्रापण है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है, पूछा जाता है बोर्ड में। पांचवी चीज़ आ जाती है विभिन्न क्रियाओं में समन्वय तथा रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना।
कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ओके, इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। एक व्यवसाय के समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना अत्यावश्यक है। समन्वय की स्थापना के लिए कोई ना कोई केंद्रीय एजेंसी होनी चाहिए जो व्यवसाय के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय विकसित करे। देखिएगा, विभाग अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन विभाग में जब तक सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन ना हो, आपसी तालमेल ना हो, तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य के लिए भटक सकते हैं, हमें उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। मान लो स्कूल में वार्षिक उत्सव है, तो वार्षिक उत्सव है तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होने हैं, किसी को गीत गाने हैं, किसी को नृत्य करना है ना, किसी को अपनी और कला दिखानी है। तो ऐसी स्थिति में समय कार्यक्रम तो एक है वार्षिक उत्सव, लेकिन उसको पूरे कार्यक्रम को जोड़ना आपस में, है ना, फॉर एग्जाम्पल जोड़ना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, ताकि उस कार्य को हम और अच्छी तरीके से कर सकें। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है विभिन्न विभागों में। छठवां चीज़ आ जाता है मानसिक क्रांति, जिसको बोला जाता है मेंटल रिवॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल पूछा जाता है 4 नंबर के लिए, याद रखिएगा। मानसिक क्रांति क्या है, तो एक बार मैं आपको छोटे से लाइन में बता दूं। मानसिक क्रांति का अर्थ होता है कर्मचारी संस्था के प्रति और संस्था कर्मचारियों के प्रति, याद रखिएगा। देखिएगा, व्यावसायिक उपक्रम में प्रबंध तथा श्रमिकों दोनों वर्गों में मानसिक क्रांति की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच परस्पर विरोधी भावना के स्थान पर सहयोग की भावना विकसित होनी चाहिए। श्रमिकों को अपने कार्य के प्रति, अपने साथियों के प्रति तथा अपने अधिकारों के प्रति समर्पण, निष्ठा, सौहार्द की भावना रहनी चाहिए। और इसी प्रकार प्रबंध रुख अपने श्रमिकों के हित की रक्षा करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित व प्रेरित करना चाहिए। अर्थात मानसिक क्रांति दोनों स्तर पर, किसके दोनों स्तर पर, कौन कौन से, प्रबंधन के लिए भी और श्रमिक के लिए भी होना चाहिए, तभी संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति यथावत रूप से हो सकती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आवश्यक कदम या चरण जो है संगठन के जो 6 पॉइंट पर है, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ है अधिकारों का अंतरण, भर्रापण, और दूसरा भी मैंने बताया 6वें नंबर का पॉइंट क्या, मानसिक क्रांति, ये विशेष महत्व रखती है ना। निश्चित रूप से आप अच्छा अध्ययन कर रहे होंगे, आपको शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।